नमस्कार। आज हम एक ऐसी कॉर्पोरेट कहानी पर बात कर रहे हैं जो अम, अपमान से उठकर शिखर तक पहुंचने की एक मिसाल है, कह सकते हैं। सोचिए, साल 2008, दुनिया भर में आर्थिक मंदी और ब्रिटेन की ऑटोमोबाइल शान जैगुआर और लैंड रोवर मतलब JLR बिकने की कगार पर थी। तभी तभी सामने आती है एक भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स और वो उन्हें खरीद लेती है। उस वक्त मतलब कई लोगों को ये बहुत अटपटा लगा, मीडिया में भी सवाल उठे। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये असल में सालों पहले हुए एक कथित अपमान का जवाब भी था। आज हम यही देखेंगे कि कैसे टाटा ने न सिर्फ घाटे में डूबी JLR को बचाया, बल्कि उसे मुनाफे की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चलिए, हमारे पास जो भी जानकारी है उसमें थोड़ा और गहराई से जाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1998 में, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार लॉन्च की थी, टाटा इंडिका। या ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, पर जो शुरुआती बिक्री थी वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। बिल्कुल, बिक्री कमजोर थी। तो रतन टाटा अपने पैसेंजर कार डिवीजन के भविष्य को लेकर थोड़े चिंतित थे, और यहां तक कि वो इसे बेचने के लिए अमेरिका की फोर्ड कंपनी के पास भी गए थे। अच्छा। फोर्ड के पास? हाँ। लेकिन वहां कथित तौर पर फोर्ड के अधिकारियों का रवैया बहुत रूखा था, अपमानजनक कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई टाटा को कार बनाने का कोई अनुभव नहीं है, उन्हें सिर्फ ट्रक ही बनाने चाहिए। ओहो, ये बात तो जाहिर है रतन टाटा को बहुत चुभी होगी। बिल्कुल, वो बिना डील किए भारत लौट आए, लेकिन हाँ, एक संकल्प के साथ। और फिर देखिए, मौका आया लगभग 10 साल बाद, 2008 में। हाँ, और विडंबना देखिए, 2008 की मंदी आई तो फोर्ड खुद भारी घाटे से जूझ रही थी। 2006 में 12.5 बिलियन, 2007 में 2.6 बिलियन का घाटा। तो वो अब अपना लग्जरी ब्रांड JLR बेचना चाहते थे। हाँ, मंदी में लग्जरी कारों की बिक्री वैसे भी गिरी हुई थी। बिल्कुल। तो कई खरीदार पीछे हट गए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन टाटा मोटर्स ने इसे एक अवसर की तरह देखा और $2.3 बिलियन, उस समय करीब 9200 करोड़ होते होंगे, उसमें JLR को खरीद लिया। जी ब्रिटेन में तो इससे कई लोगों ने पागलपन कहा होगा। हाँ, बिल्कुल, यही शब्द इस्तेमाल हुए थे। उन्हें बहुत शक था कि एक भारतीय कंपनी जिसे लग्जरी कार का कोई पिछला अनुभव नहीं, वो इन प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड्स को कैसे संभालेगी। लेकिन यही से टाटा की जो रणनीति है वो सामने आती है। पहला कदम बहुत अहम था, कर्मचारियों का भरोसा जीतना। वो कैसे किया? रतन टाटा खुद फैक्ट्री गए, सीधे कर्मचारियों से बात की और कहा, ये कंपनी आपकी है, हम सिर्फ भागीदार हैं, मालिक नहीं। और उन्होंने मौजूदा मैनेजमेंट को बनाए रखा। ये कोई बड़ा फेरबदलाव नहीं किया, किसी भारतीय को ऊंचे पद पर नहीं थोपा। ये विश्वास बनाने के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा। विश्वास जीतने के बाद फिर खर्च कम करने की बारी आई होगी, लेकिन वो कैसे किया? क्योंकि छंटनी से तो अक्सर मनोबल गिरता है। हाँ, ये मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने रास्ता निकाला। कर्मचारियों से स्वेच्छा से योगदान मांगा, जैसे कुछ समय के लिए सैलरी रोकने का आग्रह किया या थोड़े अतिरिक्त घंटे काम करने का, और हजारों कर्मचारी मान भी गए। सच में? हाँ, और करीब 2000 कर्मचारियों ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS भी ली। इससे मैन पावर करीब 32% कम हो गया और सालाना लगभग 680 करोड़ रुपए की बचत हुई। और ये सब बिना किसी बड़े टकराव के, बिना मनोबल गिराए। ये तो कमाल की बात है। और शायद सबसे दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी वो ये कि जहां बाकी कंपनियां मंदी में R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च घटा रही थी, हाँ, टाटा ने JLR में निवेश बढ़ाया। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। बिल्कुल उल्टा। और यही शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। आमतौर पर कंपनियां रेवेन्यू का मान लीजिए 5% R&D में लगाती हैं। हाँ, टाटा ने JLR में 14% लगाया। 14%? हाँ, ये एक बहुत बड़ा दांव था। ये दिखाता है कि उनकी नजर सिर्फ आज की बचत पर नहीं थी, वो भविष्य देख रहे थे। और इस बड़े निवेश का नतीजा क्या निकला फिर? नतीजे शानदार थे। एकदम नए आकर्षक डिजाइन वाली कारें आईं, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट, टेक्नोलॉजी से लैस, जैसे कि रेंज रोवर इवोक ने तो JLR की किस्मत ही पलट दी, कह सकते हैं। हाँ, इवोक तो बहुत पॉपुलर हुई थी। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने बिक्री का फोकस बदला। पारंपरिक बाजार जैसे अमेरिका, यूरोप, उनसे हटकर चीन, रूस, भारत जैसे जो उभरते बाजार थे, उन पर ध्यान दिया, जहां लग्जरी गाड़ियों की मांग बढ़ रही थी। अच्छा, लेकिन इस सब के लिए पैसों की जरूरत भी तो पड़ी होगी।
R&D, नए मॉडल्स और मंदी में कर्ज मिलना भी आसान नहीं रहा होगा। नहीं, आसान नहीं था। जब यूरोपियन बैंक हिचक रहे थे, तब भारतीय बैंक आगे आए, खासकर SBI के नेतृत्व में। बैंकों के कंसोर्शियम ने उन्होंने करीब 4000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। इस पैसे ने R&D और नए मॉडल्स को फंड करने में बहुत बड़ी मदद की। तो इन सब कदमों का असर दिखने में कितना वक्त लगा? बहुत ज्यादा वक्त नहीं। मतलब देखिए, 2008 में अधिग्रहण हुआ और 2010 तक JLR मुनाफे में आ गई थी। सिर्फ 2 साल में? घाटे से मुनाफे में? हाँ, सिर्फ 2 साल में। और 2017 तक तो JLR टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रॉफिट सेंटर बन चुका था। रेवेन्यू करीब $34 बिलियन तक पहुंच गया था। वाह! तो ये थी कहानी, सही मायनों में अपमान से सम्मान तक के सफर की। 1998 में जिस फोर्ड ने कथित तौर पर टाटा का मजाक उड़ाया था, 2008 में टाटा उसी के मशहूर ब्रांड्स का मालिक बना और उन्हें डूबने से भी बचाया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बिजनेस टर्नअराउंड की कहानी नहीं है, ये एक लीडरशिप और दूरदर्शिता की भी कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और यहां से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? मेरे ख्याल से पहली, अपने कर्मचारियों पर गहरा भरोसा जताना। दूसरी, मुश्किल समय में भी भविष्य के लिए हिम्मत से निवेश करना, R&D जैसी चीजों में, भले ही वो उस वक्त के चलन के बिल्कुल विपरीत क्यों ना हो। हाँ। और तीसरी, बाजार के बदलते रुख को पहचानना और अपनी रणनीति को तेजी से उसके हिसाब से ढालना। रतन टाटा का वो जो विश्वास था कि अगर आप लोगों पर भरोसा करते हैं तो लोग चमत्कार करके दिखाते हैं, मुझे लगता है JLR की सफलता इसका सबसे बड़ा सबूत है। वाकई ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है कि संकट के समय में असली नेतृत्व की पहचान क्या होती है, और ये भी कि क्या कॉरपोरेट जगत में वैश्विक स्तर पर शक्ति का संतुलन अब वाकई बदल रहा है।